न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए। लेकिन न्यूटन ने ये लॉ कंक्लूड कैसे किया, कैसे डिराइव किया था उसने, ये आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, न्यूटन बनने जा रहे हैं आज हम। न्यूटन ने कैसे सोचा, कैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया। ठीक है, दो चीज़ें यूज़ होंगी इसकी डेरिवेशन में, वो मैंने पहले से करवा रहा हूँ। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ये आएंगे। देखिए न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया था कब, इससे पहले, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले, और हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था मैथमेटिकल फार्मूला के F इज टू एम ए, F इज टू ए एम। ए को पहले लिख लूँ तो अगर ए कांस्टेंट है, जिस तरह कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ए क्या होता है, ए क्या होता है, क्या हो गया यार, बकरियां क्यों बन गए हो, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो ए क्या होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है वो वैल्यू, तो कांस्टेंट हो गई ना, वो वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अगर ए कांस्टेंट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं ज़मीन की तरफ, तो ए की जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट को ख़त्म कर दूंगा तो प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, यानी बड़ा मास है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, छोटा मास है तो उस पर फोर्स, जब ही तो इक्वल एक्सेलरेशन होगा। भाई एक ये मार्कर है और एक मेरे पास 1 किलो का पत्थर है, मैं कहता हूँ कि ये मार्कर में भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वही पत्थर में भी पैदा हो, दोनों पे एक जितनी फोर्स लगाऊंगा फिर तो क्या होगा, पत्थर एक्सेलरेशन कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ज़्यादा मास पे मुझे फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही बात हो गई ना यहाँ कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था शायद, सही है ना, मास ऑफ सन जब निकाल रहे थे। इसको क्रिश्चियन हाइगन, एक साइंटिस्ट है, उसने पेश किया था, इसलिए इसको कहते हैं हाइगन फार्मूला। हाइगन फार्मूला क्या था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है सर्कल में घूम रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, रेडियस है, और इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सर्कल के सेंटर की जानिब। ये हाइगन ने फॉर्मूला दिया था, लेकिन हमने कहा था v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के, और ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो v की जगह में r 2π/t पुट करूंगा तो v का स्क्वायर हो जाएगा, तो इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, अपॉन में t का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले में वैल्यू आ गई v² की, और अपॉन क्या है, r। तो r से r क्या हो गया, 4π²r/t²। लास्ट लेक्चर में भी निकाला था ये फॉर्मूला इस तरह। क्यों, इसमें टाइम पीरियड आ गया, इसमें क्या आ गया, टाइम पीरियड। ठीक है, ये उतार लो, फिर वो डेरिवेशन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, इन व्हाट वे वॉज न्यूटन एबल, न्यूटन किस तरह इस काबिल बना टू कंक्लूड के वो ये नतीजा अखज़ करे दैट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट मून, वो कुव्वत जो चांद को घुमा रही है, चांद को घुमा रही है अराउंड अर्थ, ज़मीन के गिर्द, इज सेम, वही है एज फोर्स विच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जो एक सेब को ज़मीन पर गिराती है। मुझे किस्सा सुना था ना, न्यूटन के सर पे सेब गिर गया, शुगर न्यूटन गंजा नहीं था मेरी तरह, नुकसान हो जाता थोड़ा उसको आइडिया मिल गया। खैर, मैंने पहले ही बताया था इसके पीछे 200-300 साल की मेहनत थी, न्यूटन ने तो फाइनली कंक्लूड किया, केपलर्स की, गैलीलियो की। तो क्वेश्चन में उसने बता दिया कि न्यूटन ने बेसिकली किया क्या था। पहले लोग ये समझते थे न्यूटन से पहले कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ते हैं और वो ज़मीन की तरफ गिरता है तो ये फोर्स अलग है, और वो फोर्स जो चांद को ज़मीन के गिर्द घुमा रही है वो फोर्स अलग है। न्यूटन ने पहला बड़ा काम तो ये कि उसने कही ये दोनों अलग अलग फोर्सेस नहीं है, ये दोनों एक ही फोर्स हैं, और उस फोर्स का फॉर्मूला भी दिया, और उस फोर्स को क्या कहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
वही हम आज क्या करने जा रहे हैं। तो दूसरा वो सिंपल ये प्रूफ भी दे सकता है, ये तो 2012 में ये सवाल आया हुआ है, हाउ डिड न्यूटन डिराइव लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे प्रूव किया। थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है तो शॉर्ट में भी आ सकती है, क्या पता लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है। अब क्या किया न्यूटन ने, सबसे पहले न्यूटन ने ये दो असम्पशंस की, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। असम्पशन, न्यूटन एज्यूम्ड दैट, न्यूटन ने एज्यूम किया मून्स ऑर्बिट इज सर्कुलर, मून जो अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है तो एक सर्कल में कर रहा है, यानी सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन पे काम बहुत हो चुका था, लोग फॉर्मूले निकाल चुके थे, तो काम आसान हो गया था न्यूटन का भी थोड़ा सा। नंबर 2, मोशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट, वही बात जो मैंने बताई, चांद जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, एंड मोशन ऑफ एप्पल फॉलिंग टू अर्थ, और सेब जो जमीन के गिर्द गिर रहा है, आर कॉज्ड बाय सेम फोर्स। सबसे पहले तो न्यूटन ने कहा वो एक ही फोर्स है, वो दो अलग अलग फोर्सेस नहीं है, ठीक है। न्यूटन के दौर तक लोग ये समझते थे कि वो दो अलग अलग फोर्सेस हैं, न्यूटन ने कहा नहीं भाई वो क्या है, एक ही फोर्स है। अब ये उसने एज्यूम किया, अब वो चला। ये तो हमने अपने लिए, पता नहीं न्यूटन ने भी यही नाम दिए थे कि नहीं दिए थे, बहरहाल सिंबल्स को नाम देने। ए एम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगा, वरना तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी। हमने कहा ए एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून, आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून, आर कैपिटल आर, जो हमने न्यूमेरिकल्स में भी नाम दिया था प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस को। आर ई क्या है, फर्ज करें एप्पल जमीन की सरफेस पे पड़ा हुआ, तो आर ई क्या हो गया, एप्पल और जमीन के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस हो गया, वो जमीन का रेडियस भी बन जाता है, सही है। तो आर ई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, सेंटर ऑफ एप्पल एंड अर्थ, सेंटर ऑफ एप्पल ऑन अर्थ सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड एप्पल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एप्पल एंड अर्थ, बस एंड अर्थ, जमीन और एप्पल के सेंटर का डिस्टेंस। तो ज़ाहिर एप्पल तो बहुत छोटा है ज़मीन के मुकाबले में ना, एप्पल का सेंटर समझे एप्पल ही है, हम एप्पल तक पहुंच जाए। एफ क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, एफ क्या होगी, एफ जी लिख देते थे ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हमारे बुक वाले ने एफ ही कहा बाहर। डायाग्राम, तो ये भाई डायग्राम है, ये अर्थ है, ये मून है, ये एप्पल है। जमीन के सेंटर से मून के सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर, जमीन के सेंटर से एप्पल का डिस्टेंस वो जमीन का रेडियस ही होगा, इसलिए उसको आर ई ही का, उसको कोई और नाम नहीं दिया। न्यूटन यूज्ड हाइजन फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाइजन ने ये फार्मूला निकाला था, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया v की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई r अपॉन t, तो ये फार्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक उतार लिया, अब आगे चलते हैं, फिर क्या किया न्यूटन ने। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो ये फॉर्मूला है, इसी को हमने अप्लाई किया मून का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। हमने नाम क्या दिया था, ए एम, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मून के ऑर्बिट का रेडियस क्या था, कैपिटल आर, टी एम क्या हो गया, मून का टाइम पीरियड, ठीक है। ये आर की वैल्यू होती है 3.84 एक्सपोनेंट 8 मीटर, मून का टाइम पीरियड होता है तकरीबन 27.3 डेज, तो दिन को घंटे में कन्वर्ट किया, 24 से मल्टीप्लाई किया, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया, ये डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल नहीं है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने कहा वैल्यूज जब पुट करेंगे तो AM ये आ जाएगा, मून का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2.72 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। अब आगे क्या किया न्यूटन ने, AM अपॉन जी निकाला। AM क्या है, मून का एक्सेलरेशन, G क्या है, एप्पल का एक्सेलरेशन जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब है। तो AM की जगह AM की वैल्यू रखी, G की जगह क्या लिखा, 9.8,
am अपॉन जी, इसका आंसर आता है 2.77 एक्सपोनेंट माइनस 4। क्या आंसर आता है? लेकिन 1/60 स्क्वायर का आंसर भी आता है 2.77 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो बजाय 2.77 एक्सपोनेंट माइनस 4 लिखने के ये लिख दिया। इसको याद रखना क्या ज़्यादा आसान है। यह 60 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3600, 3600। फिर इस तरह आर ई स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशो निकाला, वो भी यही आया। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हमने कहा कंपेयरिंग 2 and 3, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड ए एम अपॉन जी, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ए एम ऊपर है, आर नीचे। तो अगर हम प्रोपोर्शनल देखें, रिलेशन क्या बन रहा है? ए एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर जी को देखें तो जी नीचे, तो जी को मैं क्या लूंगा? 1 अपॉन जी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? आर ई स्क्वायर। और इसको अगर मैं उलट दूं तो 1 अपॉन जी क्या हो जाएगा? जी अपॉन 1। और आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन। तो ये देखिए, ये दोनों एक ही फॉर्म बन गई। एम क्या है? एक्सेलरेशन है मून का, जब मून कहाँ पड़ा हुआ है? आर डिस्टेंस पे। जी क्या है? एक्सेलरेशन है एप्पल का, जब एप्पल कहाँ पड़ा हुआ है? आर ई। यहाँ से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि अगर मैं एप्पल को मून के पास ले जाऊँ तो उसमें एक्सेलरेशन वही प्रोड्यूस होगा जो मून में होगा। या मून को एप्पल के जगह पे ले आऊँ, ज़मीन की सरफेस पे ले आऊँ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 होगा, क्योंकि दोनों जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। इसका मतलब है दोनों एक ही टाइप की एक्सेलरेशन है। ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मून बहुत दूर है और एप्पल बहुत करीब है। तो जब एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, इसका मतलब है फोर्स भी डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर। इस तरह न्यूटन ने कंक्लूड किया था। यहाँ तक उतारें।